हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप 2021 एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशंस स्टार्ट करनी है और कौन सा सब्जेक्ट पहले कौन सा सब्जेक्ट बाद में, किस तरीके से सब कुछ होगा वो। पर उस चीज़ से पहले आई वुड लाइक यू गाइज टू नो कि मैंने जो आपको नोट्स सेंड किए हैं, मतलब जो लोगों ने जिसने भी मुझसे कहा था कि हमें आपके नोट्स चाहिए या आप कुछ हेल्प चाहिए, तो आई एम नॉट चार्जिंग एनी पेनी फॉर दैट। मैंने किसी से भी 1 रुपये नहीं लिए उसके लिए। फ्यू डेज अगो मुझे किसी का मैसेज आया था कि आप थोड़ा सा जो नोट्स हैं आपके उनका रेट कम कर दो, तो आई वाज लाइक अरे मैं तो कुछ लेती नहीं हूँ, तो फिर ये रेट कम करने वाली कहाँ से बात आई। तो जिस इंसान ने वो मैसेज किया था, शी टोल्ड मी कि उसका जो सीनियर है वो उससे कुछ पैसे मांग रहा था फॉर दोज नोट्स जो भी मैंने आपको PDF वगैरह सेंड किया है उसके लिए। तो प्लीज़ ऐसे किसी के भी बातों में आप मत आओ। अगर आपको नोट्स चाहिए, सी वो कोई बहुत प्रोफेशनल नोट्स नहीं है जैसे आप लोग अपने लिए नोट्स बनाओगे, वैसे ही मैंने कुछ अपने लिए नोट्स बनाए थे प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे लर्न नहीं होता कि भाई मैं कुछ चीज़ ले लूँ और उसको एक बार रीड कर लूँ और हो जाएगा। मेरे को अच्छा लगता है लिखना, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लिख कर जो भी याद करने वाली चीज़ होती है वो करती हूँ। तो वो उस टाइप के नोट्स हैं, तो वो सफिशेंट तो नहीं है, पर हाँ काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर देंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा करके लिखा था, छोटा मोटा जो चीज़ें थी जिस तरीके से मैंने याद किया था वैसे आपको भी हेल्प मिल जाएगी, पर मैं उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ कोई आपसे कुछ फालतू का बोले कि हाँ जी भाई पैसे दो तो मैं करूँगा आपको सेंड, तो उसकी बातें ना सुने। आपको नोट्स चाहिए आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो मुझे, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ईमेल ID दे रखी है, वहाँ पर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। अगर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ जस्ट इन केस, तो आप कमेंट कर दो कि हमने आपको मेल किया है। जैसे ही आपका कमेंट आएगा मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, दैट इज़ फॉर श्योर। ईमेल का थोड़ा सा लेट हो सकता है, पर कमेंट का रिप्लाई मैं साथ साथ करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी पूछना है तो आप ईमेल कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। नाउ किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करोगे। सो सी, आज से अगर आप स्टार्ट करते हो तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं कुछ अप्रैल एंड के टाइम पे, जैसे मिड अप्रैल या फिर एंड तक रजिस्ट्रेशन पक्का स्टार्ट हो जाता है। रजिस्टर करने के थोड़े दिनों बाद, मतलब थोड़े दिनों नहीं, कुछ वीक्स बाद, अराउंड जून एंड या जुलाई स्टार्टिंग में आपका ये एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अब आप ये मत सोचो कि भाई हमारे पास अभी जनवरी है, उसके बाद फरवरी, अप्रैल और मई, जून, जुलाई बहुत सारे मंथ्स पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सी जो लोग इसी साल अपना ग्रेजुएशन भी करेंगे तो मई के टाइम पे आप लोग पूरी तरह बिजी रहोगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स होंगे, और अप्रैल में भी आपको अपने इंटरनल्स वगैरह देने होते हैं, तो उसमें भी हम लोग काफ़ी बिजी हो जाते हैं। तो आपके पास कितना टाइम है, अभी आपके पास जनवरी है, देन फरवरी भी आधा ही होता है क्योंकि मिड सेम वगैरह भी चलते हैं। अगर OBE होता है इन दैट केस तो इंटरनल्स होंगे आपके ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में ही। पर अगर आप कॉलेजेस जाने लग जाते हो जस्ट इन केस, तो फिर आपको मिड सेम वगैरह भी होता है। तो आप ये भी चीज़ों को ना ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करो। तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, देन मार्च, अप्रैल, मई तो पूरा आपका एग्ज़ाम के में ही निकल जाता है। फिर जून में हम थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी लेज़ी हो जाते हैं। कुछ लोग हॉलीडेज़ प्लान कर लेते हैं अपने, किधर उधर जाते हैं, तो वो वाला चीज़ काउंट मत करना। और जुलाई में तो आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो वो भी आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो जो आपके पास मेन टाइम है ना प्रिपेयर करने का, वो ये 3 मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इन 3 महीने के अंदर आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। कोई ऐसा कर सकता है कि भाई अभी स्टार्टिंग का टाइम है तो वो क्या करेंगे कि जनवरी के टाइम पे 1-1 घंटा देंगे, उसके बाद ये सोचेंगे कि भाई मई जून में जाके अपना 2-2 आवर्स हम इसको डिवोट करेंगे।
पर स्टार्टिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, ताकि मई जून में आपके पास सिर्फ रिविजन करने का एक हो कि हाँ जी भाई अब तो सिर्फ रिविजन करना है, हमारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। नाउ आर गुप्ता। सो सी, मैं उस बुक को कोई प्रमोट या स्पॉन्सर कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैंने वो बुक यूज़ की थी, इस वजह से मैं वो आपको बता रही हूँ। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि भाई इसके अंदर मिस्टेक्स हैं, ये है वो है, तो मैंने तो पहले ही बताया था कि भाई कोई भी आप ऐसे रिफ्रेशर काइंड ऑफ बुक लोगे तो उसके अंदर स्पेलिंग एरर ये सब हो सकते हैं। तो मैंने बहुत ही बार ये बात बोली थी कि आप लोग जो बुक रेफर कर रहे हो ये वाली, सारे जो फैक्ट उसमें लिखे हुए हैं, जैसे सपोज सेक्शन वगैरह जो लिखे हुए हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सारे गलत नहीं है, पर अगर एक आध भी गलत हो गया और आपने याद कर लिया और कोई पूछ लिया, तो जस्ट इन दैट केस मैंने आपसे बोला था कि आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गूगल कर लेना, या फिर आपके पास जो भी आपकी बुक है वो यूज़ करके आप कर सकते हो। तो वो चीज़ ध्यान में रख लेना। और अगर आपके पास कोई और बुक भी है, तो जैसे मार्केट में अरिहंत पब्लिकेशंस की भी एक बुक जो है वो अवेलेबल है, तो मैंने क्योरा पे उसके रिव्यूज़ देखे थे, तो उन रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग वो बुक में और भी ज़्यादा जो मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग एरर्स हैं और जो फैक्ट्स हैं उनको सही से नहीं बता रखा है। तो इसकी वजह से मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक थी वो सजेस्ट नहीं की थी, क्योंकि पर्सनली मैंने वो बुक परचेज़ नहीं किया, तो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं कर सकती। आर गुप्ता मैंने यूज़ की थी खुद ने, तो वो मेरे को ठीक लगी थी, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड की है। नाउ क्या वो बुक सफिशेंट है? सो सी, अकॉर्डिंग टू मी येस, उस बुक के अंदर सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो सफिशेंट है। पर काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जितना उसमें लिखा है मे बी आप लोगों को उसमें से इतना समझ में ना आए। तो आप क्या कर सकते हो, जो टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक जो आर गुप्ता में दे रखा है उन्होंने, वो आप आर गुप्ता से पढ़ो। अगर आपको समझ में आ जाता है वेल एंड गुड, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी सिलेबस की बुक उठाओ, गूगल करो उस टॉपिक को, जो मर्जी करो, और थोड़ा सा और डिटेल में चले जाओ। अलग अलग बुक्स, मतलब आप अपने कोर्स की बुक यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स आर गुप्ता नहीं खरीदना चाह रहे हैं कुछ लोग, तो आप मत खरीदो, पर सिर्फ ये देखो कि उस बुक के अंदर ना टॉपिक्स दे रखे हैं, और हमें टॉपिक्स पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एक चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, ओके। सो जब आप मनी एंड बैंकिंग उठाओगे तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे रखी होगी। मनी एंड बैंकिंग के अंदर आपको फंक्शंस ऑफ मनी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और भी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। अगर आप डायरेक्ट अपनी बुक, मैक्रो की बुक से इसको पढ़ते हो तो आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। वेयर एज अगर आप आर गुप्ता में यही चीज़ देखोगे तो आर गुप्ता में उन्होंने M1, M2, M3, M4 बता रखा है, हाई पावर्ड मनी ये सब बता रखा है उन्होंने, और रेपो रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो मतलब मेन चीज़ें थी उन्होंने वो बता रखा था, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपके पास अगर ऐसी बुक रहेगी ना, तो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर, और कौन कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ देने हैं। इसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से करें और कैसे मतलब आपकी जो ये प्रिपरेशन है वो होगी। सो सी, अगर मेरी मानोगे तो सबसे पहले स्टार्ट करो इको से। इको से स्टार्ट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक तो 11th 12th में हमने इको कर रखा है, तो हम लोगों को पता है कि भाई क्या चीज़ है इसमें, क्या चीज़ नहीं है। इको में 11th 12th के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स ज़्यादा नहीं हैं। जो टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी पहले की वीडियोस में, तो अगर आपने वो नहीं देखी है एक बार चेक कर लेना। इको के लिए स्पेशली एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, और उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो 11th 12th में नहीं थे, और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो सारे आपको करने हैं। तो इको करोगे ना, तो सी इंडियन इको में से तो क्वेश्चन आते ही ना, आएगा भी तो एक क्वेश्चन मुश्किल से, लास्ट 2-3 सालों से तो एक भी नहीं आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि उसको तो साइड में ही रख देना, देखना ही मत। बाकी बचा क्या, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो का आपको भी पता है कि 11th 12th का कितना सिलेबस है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें थी, फ्लिप कर्व हो गया
अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका थोड़ा थोड़ा था 12th के अंदर, ज़्यादा नहीं था पर थोड़ा बहुत तो था। ओके, उसके बाद था ISLM कर्व, उसका भी मैंने आपको बता रखा है कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैक्रो में आपने अभी तक नहीं किया है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो माइक्रो और मैक्रो में नहीं है, और माइक्रो एंड मैक्रो में 12th की बुक में नहीं है, और आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे ये टॉपिक्स जो हैं वो हैं। तो आप इनको कर लेना, और स्टार्टिंग अगर आप इको से करोगे ना, तो जो आपकी 12th की बुक है, जैसे स्कूल में यूजली NCERT बहुत कम जो स्कूल्स हैं वो यूज़ करते हैं, बाकी लोग तो डॉक्टर दीपाश्री की कोई बुक यूज़ करते हैं, नहीं तो TR ट्विन, और नहीं तो संदीप गर्ग, ये वाली बुक्स यूज़ करते। तो इन बुक्स की क्या खासियत है कि इन सारी बुक्स के पीछे ना, जैसे आपका चैप्टर ख़त्म है, कुछ MCQ दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। ये MCQ प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हर रोज़ जो भी टॉपिक कर रहे हो उस पर्टिकुलर चैप्टर को उठाओ, उसके MCQs करो, देखो कितने सही जा रहे हैं, एंड प्लीज़ बी लॉयल टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ये नहीं है कि हाँ जी गलत हो रहा है फिर चेकिंग करते समय अपना ही सही कर दिया, इसके कोई मार्क्स तो मिलने नहीं वाले। सिर्फ आपको अपनी प्रिपरेशन देखनी है कि भाई कितना कर चुके हो और कितना अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक। सो क्या करना है, जैसे कि एक कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद उसके MCQs करो। अगर आपको बुक में नहीं मिल रहे हैं, गूगल करो उस पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर कुछ MCQs, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। तो आपको ना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं। जितना ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। आपको सिंपली करने हैं MCQs, उसके बाद चेक करना है कि भाई तुक्के लगा रहा था तो तुक्के लगाने से क्या मेरा कुछ बेनिफिट हो रहा है। काफ़ी बार क्या होता है, 10 क्वेश्चंस थे, 4 मुझे आते थे, 4 मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे, और 2 पे मैंने तुक्का लगा दिया और वो दोनों गलत हो गए। तो अगर बाय चांस मैंने तुक्का छोड़ दिया होता तो मेरे सिर्फ 4 गलत जाते, राइट, जो कि मैंने छोड़ दिया, जो भी था गलत ही थे वो, पर तुक्के की वजह से और 2 गलत हो गए। तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है उससे अफेक्ट हो सकता है। तो ज़्यादा मत करना तुक्के वाले काम, कम से कम तुक्के लगाना, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही आपका माइक्रो एंड मैक्रो ओवर हो जाएगा, उसके बाद आप स्टार्ट करो स्टैट्स। स्टैट्स में से अराउंड आपके क्वेश्चंस आते हैं 13 to 14 क्वेश्चंस होते हैं, 12, 13, 14 यही नंबर रहता है, क्योंकि मैथ्स एंड स्टैट्स में से आपके जो टोटल क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं 25। सो इन 25 क्वेश्चंस को उन्होंने या तो 13-12 का रेशियो हो जाता है या फिर 14-11 का रेशियो हो जाता है। स्टैट्स बहुत ईजी है, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके अंदर नहीं होगा। क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिकल के नाम पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपको कोई प्रॉपर्टी ही लगानी होती है, तो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। स्टैट्स आप इजीली कर सकते हो। रिपीटेड टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक्स देखो जिनमें से क्वेश्चंस आ रखे हैं। स्टैट्स और मैथ्स में भी मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि क्या चीज़ आती है। नाउ मैथ्स में से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास मैथ्स है ग्रेजुएशन में तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही हो जाएगी और आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी जिनके पास मैथ्स नहीं है तो उनको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अभी टाइम है तो आप कर सकते हो मेहनत। कोई भी 12th का बच्चा आपको मिल जाए उससे पूछ लेना, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियोस देख के इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, ये 3 टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो मैथ्स जो है वो आपका इसी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद बचता है आपके पास अकाउंटिंग एंड देन जो भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे, लॉ, मैनेजमेंट, ये सब। अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से भी आ जाते हैं। आप बाइफरकेट नहीं कर पाते हो क्योंकि जो टॉपिक्स हैं जैसे कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो सिमिलर ही होते हैं, तो बाइफरकेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आप टॉपिक्स देख लेना, जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया आपका, दोनों ही सब्जेक्ट में आता है ये टॉपिक। फिर शेयर कैपिटल आपका अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे देखोगे तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में था, पर 12th की बुक में ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक में था। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना।
11th-12th की बुक अगर आप लोगे तो आपकी जो बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो वो स्ट्रॉन्ग करने में आपको हेल्प करेगा और टॉपिक को अच्छे से आप कर पाओगे। उसके बाद जितने भी थ्योरेटिकल पेपर हैं, लॉ है, तो लॉ में ज़्यादा डीप नहीं घुसना है। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कंसिडरेशन क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, ऑफर कौन होता है, ऑफरी कौन होता है, और क्या क्या कंडीशंस होती हैं एक एग्रीमेंट की, एक कॉन्ट्रैक्ट की, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप ये कर लेते हो तो लॉ आपका हो जाएगा। और ज़्यादा डिटेल में मत जाना चीज़ों में, रीड कर लेना अच्छे से, सेक्शंस देख लेना, सेक्शन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट में ज़्यादातर जो है कि ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है, कौन था फाउंडर, फादर ऑफ मैनेजमेंट या फादर ऑफ अकाउंटिंग, ये सारे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं तो अब तो रिपीट करेंगे नहीं वो, पर थ्योरीज में से क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। देन मोटिवेशन में से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद क्या बचता है, यही सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर कुछ बचेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, यस किसी ने बोला था कि टैक्स पे जो बजट है उस पर कोई वीडियो बना दो। सो सी, बजट अभी आया नहीं है। फरवरी के टाइम पे आपका जो इंटरिम बजट है वो गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, तो जब वो आ जाएगा उसके बाद मैं आपकी एक वीडियो बना दूंगी। क्योंकि बजट से 2 क्वेश्चन तो 1, 3 मतलब यही नंबर रहता है, पक्का आता है। थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी है बजट में से, और 3 क्वेश्चंस तो पक्के सही चले ही जाएंगे। तो बजट तो मिस करना ही मत। बहुत ही थोड़ा सा पार्ट आता है बजट का, जो कॉमर्स से रिलेटेड है ना, सिर्फ वो वाला पार्ट आता है। तो पूरा बजट नहीं पढ़ना है कि भाई एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, फिशिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये वो सिर्फ कॉमर्स का थोड़ा बहुत पार्ट आता है। तो अगर आप ये कर लोगे ना तो 2 क्वेश्चन भी सही चले गए आपके, या 2 क्वेश्चन भी उन्होंने दे दिए तो मतलब 8 मार्क्स, 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो अगर आपने 2 क्वेश्चन भी सही कर दिए बजट में से, देन यू विल गेन 4 मार्क्स ऑफ 8 मार्क्स। सो काफ़ी बड़ा स्कोर हो जाता है ये भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो पता चला होगा कि किस तरीके से आपको अभी अपना जो भी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है। एंड आई वुड सजेस्ट, या फिर नॉट एग्जैक्टली सजेस्ट, बट आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन वेरियस टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, या फिर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। So yes, with this I end this video. Thank you. Stay safe, stay healthy.